हेलो टू एवरीवन, वेलकम टू करंट मुद्दे। करंट मुद्दे के इस वीडियो के थ्रू हम गवर्नर जनरल एंड वायसराय ऑफ इंडिया को डिस्कस करेंगे। देखिए, ये हिस्ट्री के लिए एसएससी मेंस के रिगार्डिंग हम जो सीरीज चला रहे हैं उसी कड़ी में मॉडर्न हिस्ट्री का एक पार्ट होगा। इस वीडियो में जैसा कि आप जानते हैं कि मैं फैक्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कस करती हूँ जो कि एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू के रिगार्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और थॉरोली हम उन्हीं पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं जो आपकी समझ को विकसित करने के लिए ज़रूरी है। इस वीडियो को मैं आपके तक लेकर आ रही हूँ। मेरा नाम है वारुणी शुक्ला। सो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले तो आप ये जानो कि किसी भी संस्था की जो शुरुआत होती है ये ऐसे ही किसी एक मतलब कहना चाहिए कि सुबह हुई और ये डिसाइड कर लिया गया कि नहीं आज हमको इसकी शुरुआत करनी है, नहीं, ऐसा नहीं होता। हर किसी के पीछे एक बहुत बड़े बड़े कारण होते हैं। और क्या कारण था कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो अंग्रेजों के द्वारा स्थापित की गई थी वही हमारे यहाँ 300 वर्षों के लगभग शासन करी। बहुत सारे कारण थे। अगर आप एक नजर डालें तो जो भी भारत का एक क्षेत्र था उसमें राजाओं महाराजाओं का जो शासन था, एक व्यापार के लिए आई हुई कंपनियों ने जो भी साम्राज्यवाद की लड़ाई लड़ी, चाहे वो फ्रेंच एंग्लो वॉर देख लो आप, ठीक है, उसके बाद आप डच के साथ देखते हुए वॉर देखते हो, ठीक है, फ्रांसीसी तो थे ही, उसके बाद डेनिश, स्वीडिश, ये सारे, और पुर्तगाली, इनके साथ हुई लड़ाइयों के साथ साथ उस क्षेत्र विशेष के राजा रानियों के साथ भी इन्होंने लड़ाइयां की। और आखिरकार अंततः जब इनके साम्राज्यवाद की स्थापना हुई तब इन्होंने पूरे भारत में धीरे धीरे अपने पांव पसारे और अगले 200 सालों के लिए ये भारत के भाग्य विधाता बन गए। ठीक है, आपके लिए जरूरी क्या है, 31 दिसंबर सन 1600 में महारानी एलिजाबेथ के द्वारा रॉयल चार्टर प्राप्त हुआ था और लगभग 3 शताब्दियों के समय की अवधि के भीतर ये शक्तिशाली देशों में से एक हो गए। ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना इस शासनकाल में हुई थी। भारत के अंतर्गत जब साम्राज्य की स्थापना हुई तो एंग्लो कर्नाटक वॉर हुआ, एंग्लो कर्नाटक वॉर हुआ, ठीक है, एंग्लो मराठा वॉर हुआ, एंग्लो मराठा वॉर देखते हैं आप, जिससे डेक्कन का क्षेत्र इनके हाथ पे आ गया। उसके बाद यहाँ पे प्लासी, बक्सर का युद्ध देखते हैं आप, जिससे इन्होंने सबसे पहले कलकत्ता को अपनी मुट्ठी पर कर लिया और बक्सर के युद्ध के बाद इन्होंने अवध से लेकर यहाँ दिल्ली तक के क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लिया। तो आप ये देखते हो कि बहुत बड़ा जो एक क्षेत्र था, ये हमारा पूरा भारत है, प्यारा भारत, ठीक। और उस समय का ये दक्कन का इलाका और इधर का कलकत्ता से लेकर पूरा अवध से दिल्ली तक का इलाका जिसने अपने अधिकार पे कर लिया। तो फिर जो छोटे छोटे भाग बचते हैं इधर के, आप पंजाब, अच्छा हाँ, एंग्लो सिख वॉर भी देखते हैं आप, एंग्लो सिख वॉर देखते हैं 1809 के आसपास ये देखते हैं। और फिर जो छोटे छोटे राज्य चाहे वो आप एमपी और गुजरात के आसपास के देखते हैं। अच्छा, आपको ये बात क्या पता थी कि जैसे आज का मैं सपोज करिए एमपी की बात करूं, ये हमारा मान लीजिए एमपी है ना, एक भाग लिया हमने, तो आज एमपी का कोई एक राज्य है, मैं कहती हूँ झांसी, फिर है यहाँ दतिया, ग्वालियर। पहले ये भी एक छोटे छोटे रियासतों में बटा था। अगर आज भी उसी रियासत के तौर पे ये बटा होता तो आप ये समझ लो कि आपको ग्वालियर से दतिया जाने के लिए, ग्वालियर से झांसी जाने के लिए भी परमिट लगता। जैसे आज आप विदेश जाते हैं तो आपको परमिट लगता है ना, ठीक उसी प्रकार इतने छोटे छोटे जिलों में जाने के लिए भी आपको परमिट देना पड़ता। इस तरह की कुछ व्यवस्था थी, ठीक। तो सीधे हम अपने पॉइंट्स पे आते हैं। 31 दिसंबर 1600 के आसपास भी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। मेन श्रेय जाता है 1857 के युद्ध को। 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसने अंग्रेजी शासन की नींव रखने में बहुत मदद करी थी। 10 मई 1857 की लड़ाई शुरू हुई थी और यह 8 जुलाई 1858 को समाप्ति की इसकी घोषणा की गई थी, ठीक है। विद्रोह के तात्कालिक कारण क्या थे, आपको ये मालूम है कि न्यू रॉयल एनफील्ड की एक बंदूक आई थी जिसपे कहते थे कि गाय और सुअर के कारतूस का इस्तेमाल किया गया था। लोगों को उसके कारतूस जो थे मुंह से खोलने पड़ते थे जिससे उनके धर्म भ्रष्ट हो रहे थे, ठीक है। ये अफवाह फैली हुई थी। समाप्ति की घोषणा किसने की थी तत्समय, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा, जिसको फिर वायसराय बना दिया गया था, है ना। प्रमुख विद्रोही कौन थे, मंगल पांडे, आप ये जानते हो, मंगल पांडे थे। मंगल पांडे 34th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के एक हिस्सा थे, 34
बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, नेटिव इन्फेंट्री के ये वहां पे हिस्सा हुआ करते थे, जिन्होंने सबसे पहले वहां के सार्जेंट पर, जहां को वहां का जो सार्जेंट था उसके ऊपर हमला कर दिया था, जिसकी वजह से इनको फांसी दे दी गई थी। ये कहां पे थी? 34th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, बैरकपुर। क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857, मैंने बता दिया है। अच्छा, क्रांति का संकेत क्या था आपसे पूछा जाए तो क्रांति का संकेत चिन्ह था कमल और रोटी, कमल और रोटी। ठीक है, सरकारी इतिहासकार कौन थे? आपको तो ये पता है ना कि सरकार की तरफ से भी कुछ ना कुछ इतिहास बताया गया है। ठीक, तो सुरेंद्र नाथ सेन, सुरेंद्र नाथ सेन सरकारी इतिहासकार हुआ करते थे। ठीक है, मामले की जांच के लिए कौन सी समिति बनाई गई थी? पील कमीशन, पील कमीशन बनाया गया था इसकी जांच के लिए। ठीक, जांच के लिए इसकी समिति बनाई गई थी। ओके, अब जिस समय पे ये युद्ध हो रहा था उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन हुआ करते थे? पामस्टेन, पामस्टेन। उस समय लिबरल पार्टी की सरकार हुआ करती थी, लिबरल पार्टी, लिबरल पार्टी की सरकार हुआ करती थी। अब क्रांति के बारे में प्रमुख इतिहासकार थे, उन्होंने सभी ने अपनी अपनी कुछ ना कुछ बातें बताई थी। अच्छा, मंगल पांडे की ही हम बात कर रहे थे। 8 अप्रैल 1857 को उन्हें फांसी दे दी गई थी। इंपॉर्टेंट चीजों पे आप आ जाइए कि अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई सबने इनके ऊपर कुछ ना कुछ तो अपना व्याख्यान दिया है कि क्या कौन सा युद्ध था, क्या युद्ध था। दिल्ली के लिए जो युद्ध के लिए क्रांतिकारी नायक थे वो थे हमारे बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर। और ब्रिटेन की तरफ से कौन लड़ रहा था? इंग्लिश मैन कौन था वहां पे? निकलसन एंड हडसन, हडसन। ठीक है, कानपुर की तरफ से कौन था? कानपुर की तरफ से कौन था? नाना साहब और तात्या टोपे, नाना साहब और तात्या टोपे। ठीक है, और इनकी तरफ से लड़ रहे थे कैम्पबेल, कैम्पबेल। ओके, कैम्पबेल लड़ रहे थे। लखनऊ से कौन थी? लखनऊ से थी बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल। और मैं आपसे पूछूं कि अगर वहां से इंग्लिशमैन कौन था? वहां से थे अपने लॉरेंस एंड कैम्पबेल, लॉरेंस एंड कैम्पबेल। झांसी से आप सब जानते हैं, झांसी से थी हमारी रानी लक्ष्मीबाई और वहां से था ह्यूरोज। इलाहाबाद से कौन था? इलाहाबाद से लियाकत अली, लियाकत अली। और नील, नील विलियम यहां पे मुख्यतः लड़ाई कर रहे थे, नील विलियम। और जगदीशपुर से कौन थे? ये बहुत इंपॉर्टेंट जो भी अपनी रियासत रही है जहां पे लड़ाई बहुत चरम पे थी, हम उन्हीं को डिस्कस कर रहे हैं। कुंवर सिंह, कुंवर सिंह थे। और टेलर एंड विंसेंट आयो, टेलर प्लस विंसेंट आयो। चलो, अब यहाँ पे 1857 का युद्ध हो गया। 1857 के युद्ध के बाद आप देखते हैं कि लॉर्ड कैनिंग का अपना शासन आया, वो वॉयसराय बन गए। तो क्या सीधे वॉयसराय का शासन आ गया था क्या? नहीं, वॉयसराय के शासन के पहले हमने अपने भारत में अंग्रेजी शासन के बंगाल के गवर्नर जनरल देखे, बंगाल के गवर्नर देखे, बंगाल के गवर्नर के बाद बंगाल का गवर्नर जनरल देखा, बंगाल के गवर्नर जनरल के बाद में हमने भारत का गवर्नर जनरल देखा, और भारत के गवर्नर जनरल के बाद फिर हमने भारत का वायसराय देखा। उसके पहले क्या क्या देखा जो हमने अभी बात की, डिस्कस की? देखिए, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बस याद रखनी है। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया जिससे बंगाल को अपना पहला गवर्नर जनरल देखने को मिला, बंगाल को गवर्नर जनरल देखने को मिला। कौन था ये? वॉरेन हेस्टिंग, वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, आप बात करूं कि बंगाल के गवर्नर जनरल के बाद भारत का प्रथम गवर्नर जनरल देखने को मिलता, आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है। भारत का गवर्नर जनरल जो था, बंगाल का गवर्नर जनरल का पद नाम पुनः परिवर्तित करते हुए बनाया गया और लॉर्ड विलियम बेंटिक को बनाया गया, लॉर्ड विलियम बेंटिक को बनाया गया 1833 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत।
अब मैं आपसे बात करूं कि भारत शासन अधिनियम आया। भारत शासन अधिनियम 1858 को आया, जब ये कहा गया कि अब अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश क्राउन के तहत भारत में शासन करेगी, है ना। तो उस समय 1857 के भारत शासन अधिनियम के तहत हमारा वॉयसराय बना, वॉयसराय बना। और ये कौन बना? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, आपको याद रहेगा। और बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? गवर्नर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। चलिए, इतनी चीजें आपको याद रखनी है। उसके बाद हम ये कर लेते हैं कि 1947 का एक और अधिनियम आया जिसको भारत का स्वतंत्रता अधिनियम कहा गया। स्वतंत्रता अधिनियम कहा गया, जिसके तहत भारत का अंतिम वॉयसरॉय, अंतिम वॉयसरॉय, आखिरी वॉयसरॉय और फर्स्ट स्वतंत्र भारत का, इंडिपेंडेंट इंडिया का फर्स्ट गवर्नर जनरल जो बना, माउंट बैटन बना, माउंट बैटन। ठीक है, यहां पे आपको सीधे बताया गया है जो मैंने अभी आपको डिस्कस करा है। अब हम अपने मुद्दे पे आ जाते हैं कि भाई हमारे यहाँ पे जो भी हमने लॉर्ड्स का शासन देखा, ठीक है, तो वो लॉर्ड्स के शासन में उन्होंने ऐसे क्या क्या काम किए। अगर आप ये देखो कि भाई लॉर्ड्स का शासन अगर भारत को लूटने से बस संबंधित नहीं होता तो आज इन्होंने भारत को हीरा बना दिया था, क्योंकि वाकई में पश्चिम से आई हुई सभ्यता और पूर्व की जो सभ्यता का जो एक मिक्सचर होता वो भारत के लिए बहुत लाभकारी होता। साइंस और जो हमारा वेद वगैरह है उनका अगर जो एक मिक्सचर बनता तो कितना अच्छा बनता। बट यहाँ पे दुख की बात ये थी कि वो भारत को लूटने आए थे। तो हम ये देख रहे हैं वॉरेन हेस्टिंग 1774 में सबसे पहले इनकी स्थापना किससे की गई थी? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत इसकी स्थापना की गई थी। 1774 में सर्वप्रथम इन्होंने सुप्रीम कोर्ट जो कि भारत का बना था, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना की गई थी स्वयं बंगाल कैलकाटा में। उस समय का कैलकाटा आज का कोलकाता, ठीक है, बंगाल में की गई थी। पहले इसके जज कौन थे? एलिजा इम्पे, एलिजा इम्पे, ठीक है। इसका सबसे ज्यादा कहना चाहिए कंट्रोवर्शियल एक जो इन्होंने डिसीजन दिया था वो क्या था? इन्होंने एक ब्राह्मण को फांसी पे चढ़वा दिया था। उसमें ब्रह्म हत्या को बहुत बड़ा निषिद्ध पाप माना जाता था और इन्होंने ये किया। ठीक, यही व्यक्ति थे जिन्होंने पिट्स इंडिया एक्ट 1784 की स्थापना करवाई थी। तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि पिट्स इंडिया एक्ट जो है हमारा को क्या कहता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स को ये अलग अलग करता है और इनका गठन करता है। व्यापारिक मामले किसके अधीन आते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अधीन आते हैं व्यापारिक मामले, और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के अधीन आते हैं हमारे राजनीतिक मामले। ठीक है, ये समझ गए आप? ओके। अच्छा, मैं आपसे अगर पूछूं, ये आप केवल याद रख लेंगे कि ये पिट्स इंडिया केवल पिट के ही नाम पे क्यों रखा? तत्समय के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पिट द यंग, पिट द यंग के नाम पर ये रखा गया था। बस इन्हीं के द्वारा दी गई कौन सी पॉलिसी थी? रिंग फेंस पॉलिसी थी। इन्हीं के द्वारा दी गई रिंग फेंस पॉलिसी थी। रिंग फेंस पॉलिसी क्या कहती है? रिंग फेंस पॉलिसी ये कहती है कि उस समय पे ये खतरा मंडराने लगा था कि भारत पर विदेशी आक्रमण में भी बढ़ सकते हैं, है ना। तो जो भी रियासतें थी उनको ब्रिटिश की जो सेना थी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो वचन देती थी कि हम आपको ब्रिटिश जो भी विदेशी आप पे आक्रमण होंगे उनसे आपकी रक्षा करेंगे, बशर्ते आपको अपने जो सैन्य मामले हैं और राजनीतिक मामले हैं हमारे अधीन हमसे शेयर करने होंगे और अपना कुछ थोड़ा सा खर्चा देना होगा। किस लिए? कि भाई हमारी सेना आपके लिए लड़ेगी तो उनका जो भी रसद आपूर्ति होगी वो देनी होगी। ये होती थी इनकी रिंग फेंस पॉलिसी। रिंग फेंस पॉलिसी को आप इस समझिए कि ये आपका राज्य है तो इसकी एक रिंग फेंसिंग की जा रही है, सुरक्षा कवच पहचाया जा रहा है, बस ये है। इसने ही अपने शासनकाल में क्या कर दिया था? रिश्वत और उपहार प्रतिबंधित कर दिया था। कोई रिश्वत या उपहार नहीं लेगा। पिट्स इंडिया एक्ट जब भारत में आया था तो इसी के ही विरोध में यह व्यक्ति जो था इस्तीफा देकर चले गए थे और फिर बर्क नाम के एक व्यक्ति ने इनके ऊपर महाअभियोग चलाया था। 1795 में
10 मतलब 1791 से 1795 तक में इनके ऊपर बहुत बुरी तरह महाअभियोग रहा। हालांकि 10 साल ये चला था, 1785 से ही चला था, लेकिन 95 में ये मुक्त हुए, 1796 में इनकी मृत्यु हो गई। इतना समझिए, और कुछ नहीं है। मैंने बाकी आपको सारी चीजें बता दी। और जो छोटी मोटी चीजें हैं, जैसे कि इनके शासनकाल में संस्कृत विद्यापीठ की स्थापना की गई थी। और इनके शासनकाल में क्या किया गया था, इन्हीं के ही काल में एक मुसलमानों के पढ़ने के लिए एक मस्जिद, मजार जिसको कहते हैं, वो उनकी स्थापना की गई थी। इंपॉर्टेंट चीजों में आता है, एंग्लो मराठा वॉर हुआ था 1782, सालवाई की संधि, ठीक। सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था, जिसके अंतर्गत मंगलौर की संधि आप देखते हो। वो चीजों को जब हम और जो इनके युद्ध हैं उनको डिस्कस करते वक्त अच्छे से पढ़ लेंगे। अब आ जाइए आप सीधा लॉर्ड कॉर्नवालिस के अंतर्गत, एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉर्ड। क्यों? क्योंकि इसने एक आमूल चूल परिवर्तन किया। स्थायी बंदोबस्त, स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था, जिसको और क्या कहा जाता है, स्तमरारी बंदोबस्त। स्तमरारी बंदोबस्त को यह लेकर आए थे, ठीक। इन्हें ही नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है। भारत में जो नागरिक सेवा आई उसका जनक इन्हें ही कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद और क्या आया था, कॉर्नवालिस कोड, जो कि शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पे आधारित था। शक्तियों के पृथक्करण से क्या तात्पर्य होता है, यहाँ पे न्यायपालिका, जो आज वर्तमान में आप देखते हो, कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, इन्होंने ब्रिटेन के आधार पर इन तीनों का विभाजन कर दिया था। इसके बाद इन्होंने और क्या किया था, आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि थर्ड एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था, जिसमें श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी, 1792 ईस्वी में हुई थी। और इन्होंने बहुत अच्छा एक काम और किया था कि व्यक्तिगत व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया था। कोई व्यक्ति अपना व्यक्तिगत व्यापार नहीं करेगा, कोई व्यक्ति उपहार भी नहीं लेगा, इन्होंने भी इसको बंद किया। साथ ही साथ इन्होंने जो ये व्यवस्था होती थी अपनी न्यायपालिका की व्यवस्था, उसको समाप्त करते हुए 4 भ्रमण करने वाली न्यायपालिका की स्थापना की, जिसमें कलकत्ता को हेड बनाया गया। बाहर के, जो कि आप बॉम्बे के देखते हो, मद्रास के देखते हो, केसेस तभी सुने जाएंगे जब दोनों ही पक्ष उसमें सहमत हो और कलकत्ता कोर्ट के पास अपने बहुत ही जरूरी कोई और अधिक काम ना हो, साथ ही साथ उस समय का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसको डेराइव करने से संबंधित कोई महत्वपूर्ण मुद्दा हो, तब कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट इसको सुनता था, जो आज के सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था देखते हो। साथ ही साथ इन्होंने सरपंचों को दी गई जो व्यवस्था थी, सरपंचों को दी गई जो ताकतें थी, उनको समाप्त करते हुए हर क्षेत्र में दरोगा को बैठाया, चौकी की स्थापना की, और जो भी सरपंचों को इनके संबंधित अधिकार थे सरपंचों से छीन लिए गए, ठीक। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपसे पूछूं कि स्थायी बंदोबस्त की जो व्यवस्था है, जिसको आप पढ़ रहे हो स्तमरारी बंदोबस्त, ये क्या कहता है आपसे, देखो। भू राजस्व का सिद्धांत, भाई जब अंग्रेज आए तो उनको भी भाई पैसे की जरूरत थी, क्योंकि उनका तो मेन काम था पैसा कमाना हमको अधिक से अधिक। लेकिन इतने बड़े क्षेत्र पे, जो कि अपने आप में अनेकता में एकता वाला देश कहलाता था, उस समय भी अनेकताएं तो अधिक थी, तो उसको कैसे शासन करें, तो उन्होंने उस समय के ही जो वहां के शासक थे उनको पकड़ा, भू राजस्व का सिद्धांत लगाया। और वो ये जानते थे कि जमींदारों को तो बहुत अच्छे से इसकी जानकारी है, तो उन्होंने जमींदारों को पकड़ते हुए ये कहा कि आप फ्री हो अपने क्षेत्र में कोई भी कर आरोपण करने के लिए, बट उस पूरे लगान का 90%, यानी कि 10/11, वो हर चीज को 11 में विभाजित करते थे, ठीक। तो उन्होंने कहा कि 10/11 भाग होता है, आप 90% तो 100 में देखते हो, आप इसे 90 प्लस ही रखो, है ना, वो आप हमें दोगे पूरे कर का, और 1/11 आप अपने पास रखने के लिए मतलब मुक्त हो। पूरे लगान का कर निर्धारण आप स्वयं करेंगे। इसी के अंतर्गत आप एक सूर्यास्त का सिद्धांत पढ़ते हो। सूर्यास्त का सिद्धांत आपको क्या बोलता है, ये यह कहता था कि किसी भी जमींदार को ये सब इकट्ठा करने की जो व्यवस्था होती थी ये दी जाती थी, और जो आखिरी डेट होती थी, जैसे सपोज करिए कि अपने यहाँ किसी मंथ का आखिरी दिन है 30 तारीख, तो उसके सूर्यास्त से पहले आपको पूरा कर देना होता था। कई बार अकाल पड़ जाता था, बारिश नहीं होती थी, लोग वहां पे करारोपण कर पाने में सक्षम नहीं होते थे, तो क्या होता था, जमींदार के ऊपर पूरी चार्जेस आ जाते थे कि कुछ करके तो आपको पैसे पहुंचाना है। सूर्यास्त के पहले अगर वह व्यक्ति विशेष जो जमींदार है अगर कर नहीं पहुंचा पाता था तो उसकी जमींदारी जब्त हो जाती थी, और यह जो जमींदारी होती थी दूसरे को ट्रांसफर हो जाती थी। लेकिन उसको जो कर तक समय तक का जो कर था उसको देना ही होता था। सोचिए, हर तरीके से लूट है, हर तरीके से अंग्रेजी सरकार ही फायदे में थी, है ना।
आप समझ पा रहे होंगे अब कि ये क्यों बुरे थे। चलिए, लॉर्ड वेलेस्ली एक और इंपॉर्टेंट है व्यक्ति है, लॉर्ड वेलेस्ली। इसके शासनकाल का सबसे इंपॉर्टेंट आप ये देखते हो कि एंग्लो मैसूर युद्ध समाप्त हुआ था 1799 ईस्वी में और इसकी मृत्यु हो गई थी, टीपू की मृत्यु हो गई थी, टीपू समाप्त हो गए। लॉर्ड वेलेस्ली को बंगाल का शेर भी कहा जाता है, बंगाल टाइगर कहा जाता था इनको उस समय का, इनके उद्बोधनों की वजह से। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना इनकी महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है। उस समय पे फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना करते हुए इन्होंने वहां पे ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से या फिर कहना चाहिए ब्रिटेन की तरफ से भारत में शासन करने वाले व्यक्तियों को वहां ट्रेनिंग दी जाती थी। इनके और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? सहायक संधि। सहायक संधि शुरू करी इन्होंने। सहायक संधि के तहत सबसे पहले हाथ मिलाने वाला राज्य कौन था? हैदराबाद। हैदराबाद 1798 में इन्होंने हाथ मिलाया था। उसके बाद आप आइए लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो के समय पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आप देखते हो? एंग्लो सिख वॉर, जिसमें अंग्रेज जीते। एंग्लो सिख वॉर, अंग्रेज जीते। अमृतसर की संधि हुई, अमृतसर की संधि हुई थी बाय चार्ल्स मेटकॉफ। चार्ल्स मेटकॉफ प्लस राजा रंजीत सिंह, राजा रंजीत सिंह के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, केवल एक ही चीज है, अमृतसर की संधि हुई। दैट्स इट। नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाइए आप। एक और इंपॉर्टेंट, लॉर्ड हेस्टिंग्स। इनके शासनकाल में क्या हुआ था? इनके शासनकाल में हमने एंग्लो नेपाल युद्ध देखा और संगोली की संधि देखा। देखिए, आप ये संधियां याद करते हैं, आपको याद नहीं रहेगा। कुल मिला के आप जितने भी हैं, आप ये देख रहे हो अगर कि 5 साल या 10 साल का ही किसी भी शासक का टेन्योर रहा है ना। तो आप अगर आप इनके टेन्योर देख लोगे ना, तो आपको चीजों को याद करना बहुत आसान जाएगा। इनके टेन्योर अगर आप याद कर लिए। संगोली की संधि कब हुई? 1816 के अंतर्गत आई थी। थर्ड एंग्लो मराठा वॉर देख रहे हैं आप इनके अंतर्गत, जिससे रैयतवाड़ी प्रथा को स्थापित किया। अब देखिए, अभी आपने सबसे पहले एक चीज क्या देखी? स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था। स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था आप नॉर्दर्न इंडिया के क्षेत्र पे देखते हो, जो कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा तक जाता है। रैयतवाड़ी व्यवस्था को आप कहाँ देखते हो? रैयतवाड़ी व्यवस्था को आप उस समय के डेक्कन एरिया पे देखते हो। क्यों ऐसा किया गया? क्योंकि यहाँ के लोग इसी चीजों से बिल्कुल परिचित थे। कर्नाटक क्षेत्र, ठीक है, उसका क्षेत्र, मैसूर के आसपास का क्षेत्र और डेक्कन क्षेत्र जिसमें मराठे अपना शासन करते थे, वहां पे रैयतवाड़ी व्यवस्था की स्थापना की गई थी। ठीक है, मराठों का विघटन हुआ, आप रैयतवाड़ी बंदोबस्त पे देख रहे हैं। लॉर्ड एमहर्स्ट। लॉर्ड एमहर्स्ट प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध, जिसके अंतर्गत हुई यांडबू की संधि 1826। ठीक है, एमहर्स्ट के समय पे हुआ था म्यांमार, जो कि आज का म्यांमार है, उस समय का बर्मा। यांडबू की संधि हेस्टिंगस, हेस्टिंग्स और हेस्टिंगस में अंतर देखेंगे। हेस्टिंग था वो और ये हेस्टिंग्स था। ठीक है, इसमें अंतर है, वॉरेन हेस्टिंग्स और लॉर्ड हेस्टिंगस, अंतर है दोनों में। हेस्टिंगस के समय पे संगोली की संधि आप देखते हो। लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक एक और बहुत इंपॉर्टेंट आदमी, जो कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल हुआ था 1833 की, जिसके रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बनाया गया था, ये मैं आपको बता चुकी हूं। ठगी प्रथा, ठगी प्रथा का अंत किया था इन्होंने। सती प्रथा का अंत किया था इन्होंने। ठीक है, 1829 के अंतर्गत सती प्रथा, 1830 के अंतर्गत ठगी प्रथा का अंत किया था। मुख्यतः कर्नल स्लीमैन, कर्नल स्लीमैन का इसमें योगदान था ठगी प्रथा को समाप्त करने के लिए। मैकाले की प्रारूपित जो दंड संहिता थी, मैकाले की प्रारूपित दंड संहिता थी, इसको माध्यम बनाया गया था। मैकाले की प्रारूपित दंड संहिता को इसके अंतर्गत बनाया गया था आधार। और क्या चीज थी? वेल्लोर का सैन्य विद्रोह। वेल्लोर का सैन्य विद्रोह इनके शासनकाल में हुआ था। उस समय का वहां का गवर्नर जनरल कौन था? बता सकते हो आप? भाई कोई ना कोई गवर्नर भी तो रहा होगा। मद्रास का गवर्नर जनरल मान लो आप। ठीक है, तो वहां पे जॉर्ज बार्लो आ सकता है। ठीक है, जॉर्ज बार्लो थे और शिशु बालिका हत्या पर इन्होंने प्रतिबद्ध लेकर आए। शिशु बालिका की जो हत्या हो जाती थी
उस पर प्रतिबंध लेकर आए, क्योंकि भाई लोगों के पास सोनोग्राफी जैसी व्यवस्थाएं नहीं थी कि लोग डिटेक्ट करके उसके भ्रूण की हत्या कर दें। लॉर्ड ऑकलैंड, इसके समय पे एक ही इंपॉर्टेंट चीज हुई थी, आंग्ल अफगान युद्ध, जो आपको याद रखना चाहिए। और भी चीजें हुई थी लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब उसके बाद आप सीधे आ जाइए लॉर्ड हार्डिंग के पास पे, जिसने नरबली प्रथा का उन्मूलन किया था। नरबली प्रथा का उन्मूलन किया था। कुछ आप अपने ट्राइबल एरिया को देखते हो जहां पे नर बलि का चलन हुआ करता था कि आज हमारे ये देवी देवता समाप्त, मतलब हमारे साथ खुश नहीं है, तो इनको एक नर बलि दी जाएगी इनके सम्मान में। इनके ही शासन काल में ये नर बलि प्रथा का उन्मूलन किया गया। एक और इंपॉर्टेंट लॉर्ड है लॉर्ड एलन बरो, एलन बरो, जिसके शासन काल में 1843 में दास प्रथा का उन्मूलन किया गया। दास प्रथा का उन्मूलन किया गया था, ठीक है। अब आ जाइए सबसे इंपॉर्टेंट लॉर्ड, क्यों? क्योंकि इनका विशेष योगदान है। आज जो भी कहना चाहिए इनका ब्रिटेन का शासनकाल में जितने भी राज्य आए, इन्हीं के शासनकाल में इन्होंने छोटे छोटे राज्यों को हड़प लिया। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी के अंतर्गत हड़प लिया, जिसको व्यपगत का सिद्धांत भी कहा जाता है। सबसे पहला संधि करने वाला कौन सा क्षेत्र था? सातारा। सातारा 1848 के अंतर्गत इसने अपने अंतर इसको खींचा। इसके अलावा कौन कौन थे? सातारा, जोधपुर, संबलपुर, है ना, उड़ीसा, ठीक है, बरघाट का क्षेत्र हुआ करता था। ये सारे भी इन्होंने अपने, झांसी, है ना, इन्होंने डॉक्टर ऑफ लैप्स पॉलिसी के अंतर्गत इसको हड़प लिया। सबसे पहले इसको भारत, आप और ये जान लो कि इनको भारतीय रेलवे का भी जनक माना जाता है। इन्होंने फर्स्टली रेलवे लाइन से कनेक्ट करवाया था, ठीक। इन्हें ही सार्वजनिक निर्माण विभाग का भी जनक माना जाता है। सार्वजनिक निर्माण विभाग आज जो देखते हो, जो आप हर जगह जगह पे निर्माण होता है, PWD जिसके नाम से जाना जाता है, उसकी स्थापना की थी। ठाणे से मुंबई की भी रेल लाइन मैंने आपको बताया। इसके बाद टेलीग्राम लाइन, जो पहले आप तार भेजते थे ना, तार आया है जो कम समय में लोगों को पहुंचाता था, उसकी इनका जनक माना जाता है। तार से कनेक्ट होने वाला सबसे पहला क्षेत्र कौन था? इन्होंने आगरा से कोलकाता को कनेक्ट करवाया था, ठीक। इसके अलावा इनको लोक सेवा विभाग का जनक माना जाता है, जो आज का PSC देखते हो, ठीक है, पब्लिक सर्विस कमीशन, लोक सेवा विभाग का इनको जनक माना जाता है। और इंपॉर्टेंट चीजों में आता है वुड डिस्पैच नीति, जो कि 1854 के अंतर्गत आती है। और वुड डिस्पैच नीति, जो कि आज की आप शिक्षा नीति को देखते हैं, आज 2020 की शिक्षा नीति के पहले जो शिक्षा नीति प्रचलन में थी, वो वुड डिस्पैच नीति के अंतर्गत आती थी। इन्होंने इनाम कमीशन की स्थापना करवाई थी। इनाम कमीशन, इनाम कमीशन का मतलब क्या था? वह और सारी जागीरें जिसको देखना था कि जिसके ऊपर करारोपण नहीं होता, उनका पता लगाइए और उन सभी को हमारे कर के अंतर्गत लेकर आइए, जो ये बताएगा उसको इनाम मिलेगा। बस ये था इनाम कमीशन। इनाम कमीशन की स्थापना करवाई थी। प्रतियोगी परीक्षाओं की शुरुआत करवाई। पहले होता था चयन, कि हम चुन लिए कि यह व्यक्ति सेवा करेगा। इन्होंने प्रतियोगी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की स्थापना करवाई, जिसके तहत आप हमारी सेवा करने के लिए मान्य होंगे। इसके साथ साथ इन्होंने लोअर वर्मा और पीगू का क्षेत्र जो होता था, लोअर बर्मा क्षेत्र और पीगू का क्षेत्र जो था, उसको को भी हड़प लिया था। बस इतना ही जरूरी है। लॉर्ड कैनिंग, आप सब जानते हैं, भारत के प्रथम वायसराय ये कहलाते हैं। भारत के प्रथम वायसराय 1857 के युद्ध के बाद बनाए गए। 1858 के भारत शासन अधिनियम इनके शासनकाल में आया था। और क्या आया था? 1861 भारत परिषद अधिनियम भी इनके शासनकाल में आया था। भारत परिषद अधिनियम के अंतर्गत उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई थी, जिसके अंतर्गत कलकत्ता, है ना, मद्रास, बॉम्बे, उस समय का मद्रास, ठीक है, बॉम्बे और इलाहाबाद में इसकी स्थापना होनी थी। इसी के अंतर्गत आप ये देखते हो कि उसी समय तो इनकी स्थापना हो गई थी 61 में। इलाहाबाद 1866 में आप देखते हैं वहां के उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, ठीक है। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को लेकर आया था सबसे पहले ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी के द्वारा। उनकी देख रेख में ही एक विधवा का पुनर्विवाह करवाया गया था। पैतृक संपत्ति को प्राप्त करने का अधिकार लेकर आया गया था। इसके अंतर्गत क्या होता है? पैतृक संपत्ति के अधिकार में अगर कोई व्यक्ति, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की क्रांतिकारी क्या करते थे कि अगर आपने ईस्ट इंडिया कंपनी की सेवा करी तो आपको अपनी संपत्ति से बेदखल कर दिया जाएगा। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यह लेकर आई कि अगर कोई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेवा करता है प्लस
क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट करता है, क्रिश्चियन बनता है, तो उसकी उसकी पैतृक संपत्ति से दूर नहीं किया जाएगा। महालेखा, आज का जो आप कैग देखते हो ना, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, महालेखा परीक्षक की जो स्थापना की गई थी वह इसी 1861 के ही शासन में की गई थी। इसके बाद नाम परिवर्तित होते होते यह नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बना। उस समय इसको कहा जाता था महालेखा परीक्षक। सिर्फ 3 विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई, कलकत्ता, मद्रास एवं बॉम्बे में विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई थी। ठीक है, चलिए, तो इस तरह हमारा यह वीडियो फिनिश होता है। अभी हमारे आगे और भी जो इंपॉर्टेंट लॉर्ड्स हैं इनको हम अगले एक वीडियो सीरीज पे डिस्कस करेंगे। तो आप करंट मुद्दे के साथ बने रहिए, अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग करंट मुद्दे।